रेखा अपनी नई बहू पर जरा भी रहम नहीं करती है। अभी मुस्कान को आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए थे कि आते ही रेखा उसे घर के काम करवाती है, और अगर वो किसी काम को मना भी कर देती तो भी रेखा अपनी बहू की एक नहीं सुनती है। अब बेचारी मुस्कान भी कर क्या सकती है, वो तो वही करती है जो काम रेखा उसे करने को कह रही थी। ये देखकर रेखा का बेटा मयंक अपनी माँ से कहता है, माँ, आज तो मुस्कान का दूसरा दिन है इस घर के अंदर, लेकिन आप तो उसे दूसरे दिन ही सारा काम करवाने लग गई। सही है बेटा, तेरे लिए मैंने 22 साल काम किया, तब तो तूने एक भी दिन माँ से ये नहीं कहा कि माँ अब थक गई है, 1 मिनट आराम कर लो। और अभी तेरी बीवी को आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और तू उसकी तरफदारी करने लग गया। माँ, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ, आपकी बात को मना थोड़ी कर रहा हूँ। मुझे पता है आपने सब कुछ अकेले ही किया है, मुझे पाला है, पोसा है, जिम्मेदार बनाया है, सब कुछ आपने अकेले किया है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अभी मुस्कान को इस घर में आए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, नई बहू है तो ज़्यादा कुछ पता होगा नहीं उसे। थोड़ा टाइम देते तो घर के काम को वो समझ जाती। अरे क्या गलत कर रही हूँ मैं? अगर वो अभी से काम नहीं करेगी तब तो उसे टाइम ही चाहिए रहेगा ना हमेशा। देख, जितना काम उसके सर पर पड़ा रहेगा ना, वो उतनी ही जल्दी सब सीखेगी ना। लेकिन तू तो यही चाहता है कि तेरी माँ ही सारा काम करे और तेरी पत्नी बस आराम करे। अगर ऐसा है तो साफ साफ बोल दे, इतने साल मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, आगे भी अकेले ही मैं तुम दोनों का खाना सब कुछ कर ही लूंगी। माँ, मेरी बात का ये मतलब नहीं था, लेकिन आपको मेरी बात का बुरा लगा तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। माँ, मैं तो बस यही समझा रहा था कि जो भी आप करो ना, सोच समझ के करो, आगे आपकी मर्जी। ठीक है, अगर तू मेरी बात समझ गया है तो अच्छा है। अब जाकर मुस्कान से कह दे हॉल में पोछा लगा दे वो। जी माँ, मैं अभी कह देता हूँ। बहू के आते ही मानो रेखा ने तो खाट ही पकड़ ली हो। वो एक गिलास तक नहीं उठाती थी। एक रोज मुस्कान खांसते हुए आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपका खाना। ऐसे क्या कुत्तों की तरह खांसे जा रही है? दवा क्यों नहीं लेती? बीमार हो गई तो घर का काम कौन करेगा? जी माँ जी, ले लूंगी दवा। ये बोलकर रेखा खाने की थाली लेती है और जैसे ही मुस्कान जाने लगती है वैसे ही रेखा खाने को फेंकते हुए कहती है, ना जाने इसमें भी खांस दिया उसने। माँ जी, आपने खाना क्यों फेंका? अब रोटियां भी नहीं है। तो जा ना, घर में राशन है ना, बना ले उसकी रोटी। माँ जी, आपने तो सुबह भी खाना खा लिया है और अब शाम के 5 बज गए हैं। मैं नहाई भी नहीं हूँ, खाना कब खाऊंगी? जाकर पहले मुझे खाना दे दे, फिर तो अपना नहाना खाना पीना करती रही हो। रेखा एक के बाद एक काम थमाए जा रही थी। देर रात मयंक ऑफिस से आता है और मुस्कान को काम करते हुए देखकर कहता है, क्या बात है, ऐसे तुम उदास क्यों बैठी हो? माँ ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? नहीं कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। तो क्या तुमने दवा नहीं खाई? मुझे तो खाने का भी समय नहीं मिला है, आज काम ही इतना हो गया है। अरे हटो, छोड़ो, मैं काम करता हूँ। तुम पहले जाओ, खाना खा के ना दवा खा लो, तुम्हें भूख भी तो लगी होगी। नहीं, माँ जी ने देखा तो वो मुझे बहुत सुनाएंगी। आप मत करो ये सब। पति के जिद पर मुस्कान खाना खाने के लिए बैठ जाती है। तभी ये रेखा देख लेती है और अपनी बहू मुस्कान के पास जाकर उसका खाना फेंकते हुए मुस्कान से कहती है, घर वालों ने तुझे संस्कार नहीं दिए है ना? कभी भी सास या पति से पहले किसी औरत को खाना खाते देखा है? माँ जी, मुझे दवा खानी थी, सुबह से कुछ नहीं खाया तो मैंने सोचा खाना खा लूं। माँ, आपने ये अच्छा नहीं किया। मुस्कान ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, वो बीमार है माँ। तो क्या हुआ? हमने नहीं किया क्या बीमारी में काम काज? घर का जितना काम नहीं होता उतना तो उससे ज्यादा बोझ बना देते हो तुम लोग। माँ, इसकी जगह अगर आपकी बेटी होती तो भी क्या आप ऐसा ही करती जैसा आप अभी कर रही हो? ज्यादा जुबान ना चला और मुस्कान को क्या रोटी बनाए, मुझे भूख लग रही है। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। ये देख मयंक अपनी बीवी से कहता है, मैं ही तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ को कुछ बोल ही नहीं पाता। वो आपकी माँ है, आप नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। चलो अब तुम आराम करो। अगली सुबह 5 बजे ही रेखा एक बाल्टी पानी लेकर मुस्कान के कमरे में जाती है और वो पानी मुस्कान के ऊपर डाल देती है। चल उठकर चाय बना, बहू मुझे चाय पीनी है। माँ, ये क्या किया आपने? उसकी तबीयत बहुत खराब थी और आपने सुबह सुबह पानी डाल दिया उस पर। माँ जी, आप मुझे उठा देती, मैं उठ जाती,
एक बार प्यार से तो आप कहती ना माँ जी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चल अब चाय बना कर ला। ऐसे में एक रोज मुस्कान अपने कमरे में रो रही होती है और खुद से कहती है, ना जाने माँ जी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। मुझसे इतना काम तो करवाती ही है और मैं तो इससे बीमार हो चुकी हूँ। मेरे आंखों के नीचे भी डार्क सर्कल हो चुके हैं, लेकिन माँ भी मेरी बीमारी का मजाक बनाती है। रेखा अपनी बहू का आवाज लगाती है क्योंकि पड़ोस की सुधा रेखा से मिलने आई होती है। तभी मुस्कान आकर रेखा से कहती है, माँ जी आपने कुछ कहा क्या? तुझे सुनाई नहीं देता? सुधा आई है, जा जाकर 2 कप चाय बना ला। जी माँ जी, मैं भी बना कर लाती हूँ। मुस्कान चाय बनाकर ला ही रही होती है। अपनी सास को चाय देते हुए मुस्कान को छींक आ जाती है और ये देखकर रेखा दोनों कप चाय फेंक देती है और अपनी बहू को कहती है, उससे एक काम नहीं होता, चाय देते ही छींकता कौन है? अरे उसने तुझे चाय दे तो दी है, चाय में थोड़ी ना छींक रही है वो। जा अब इसे साफ कर। मुस्कान दूसरी चाय बनाकर लाती है और ये देखकर सुधा रेखा से कहती है, रेखा तुझे ऐसे चाय नहीं फेंकनी चाहिए थी, वो सारा दिन काम करती है। अब तो तुझे काम भी नहीं करना होता और ना ही काम देखना होता, वो सारा काम संभाल लेती है। बहू है तो बहू की तरह ही रहेगी ना, सर पर थोड़ी ना चढ़ाना है उसे। मुस्कान बेहोश हो जाती है। ये देखकर रेखा मयंक से कहती है, मयंक तू चाय पी ले, इसका फिर से कोई ना कोई नया ड्रामा है। माँ, सच में आपको ये लगता है कि मुस्कान बेहोश होने का नाटक कर रही है? अब मुझसे ये मत कहियो कि ये सब काम की वजह से हुआ है। माँ, कहीं तो इंसानियत रखो। ये कहकर मयंक मुस्कान को उठाकर उसके कमरे में ले जाता है और फिर फैमिली डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर भी आते ही मुस्कान का चेकअप करता है और मयंक से कहता है, ये अभी तो ठीक है, लेकिन इन्हें अस्पताल में एडमिट करवाना होगा। 2-4 गोलियां दे दो नीली पीली, खाकर ठीक हो जाएगी। क्यों हॉस्पिटल लेकर जाना है? हॉस्पिटल का बिल ही बढ़ेगा। माँ, आप थोड़ी देर चुप रहोगी या नहीं? मेरी बात तुझे अच्छी ही कहाँ लगती है जब से तेरी बीवी आई है? आप इन्हें हॉस्पिटल ले आइएगा और ज्यादा कोशिश करें कि आप इन पे ना ज्यादा से ज्यादा ना ध्यान दें और इन्हें आराम दें, क्योंकि ये माँ बनने वाली है। यानी मैं बाप बनने वाला हूँ और माँ आप दादी। क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? लेकिन इनके अंदर बहुत कमजोरी है, आप इन्हें जल्दी से ना एडमिट करवा दीजिए। और हाँ, ज्यादा देर करोगे ना तो हालत ज्यादा खराब हो सकती है, ये बचा पाना भी मुश्किल है दोनों को। मैं अभी मुस्कान को एडमिट करवाता हूँ। अब मुस्कान को 2 दिनों के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है, लेकिन मयंक अपनी माँ रेखा से कहता है, माँ, बुरा मानो चाहे भला मानो, मैं मुस्कान को लेकर इस घर से जा रहा हूँ। जब तक हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, मुस्कान आपके साथ नहीं रहेगी। तू क्या कह रहा है बेटा? मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, वो भी इस घर में अकेले? माँ, मुझे अब रिस्क नहीं लेना है अपने बच्चे के साथ, समझिए आप? जा रहा हूँ मैं। रेखा मुस्कान के सामने हाथ जोड़कर कहती है, बहू, ना जाने मुझे क्या हो गया था जो मैं तुझ पर अत्याचार करती रही। मुझे माफ कर दे। मैं तुझे और अपने होने वाले पोते को खोना नहीं चाहती। मैं रखूंगी अब तेरे अच्छे से ख्याल। माँ जी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? आप तो मुझसे बड़ी हैं। माँ, आप गलत नहीं थी, लेकिन आपने जो किया ना वो गलत था। इस तरह रेखा को एहसास होता है कि उसने जो भी किया अपनी बहू के साथ वो गलत था और रेखा को सबक भी मिल जाता है। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जा रही हो तुम? जी, मुझे माफ कर दीजिए। ध्यान रखना, अपना भी और उनका भी। देखिए, मैं आपके बस एक बार गले लगना चाहती हूँ, बस एक आखिरी बार। देवेन रूपा को अपने गले लगा लेता है। रूपा काफी देर तक उससे लिपटकर रोती रहती है। देवेन भी अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश करता है और उसकी आंखों से आंसू छलक ही जाते हैं, पर फिर भी वो खुद को संभालता है और रूपा से बोलता है, प्लीज ऐसे मत रो, मुझे आपको ऐसा देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं जाना नहीं चाहती आपको छोड़कर यार। आप अपना ख्याल नहीं रखते हो, मेरे बाद तो पता नहीं क्या ही होगा। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। आप उनके पास जाइए, उनके बारे में सोचिए। रूपा देवेन को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन देवेन जैसे तैसे वहाँ से जाने के लिए मना लेता है। रूपा रोती हुई देवेन को छोड़कर चली जाती है और रूपा के जाते ही देवेन भी वहाँ से अपने घर चला जाता है। घर पहुँचने के बाद वो बहुत ज्यादा रोता है। वो कमरे में रखी हुई चीजों को इधर उधर फेंकने लगता है
और थककर बेड के किनारे से लगकर बैठ जाता है। फिर वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ रूपा अपने घर तक रोती हुई चली जा रही थी। घर पहुंचने के बाद वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है और बेड पर लेटकर रोने लगती है। वो अपना फोन उठाती है और देवेन की पिक्चर्स को देखने लगती है। थोड़ी देर बाद उसके कमरे में उसकी छोटी बहन भारती आती है। भारती रूपा को रोते हुए देख लेती है और वो रूपा से बोलती है, क्या हुआ दी आपको? आप ऐसे रो क्यों रही हो? रूपा भारती की आवाज को सुनते ही जल्दी से उठकर उसको गले लगा लेती है। भारती उससे पूछती रहती है लेकिन वो चुप नहीं होती और रोती रहती है। उसको ऐसे देखकर भारती काफी परेशान हो जाती है और फिर उससे बोलती है, देखो दी, शांत हो जाइए, नीचे जीजू आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या क्या वो आ गई? दीदी आप रोना बंद करिए और नीचे चलिए मेरे साथ। मैं उनके सामने ऐसे नहीं जा सकती, वो क्या सोचेंगे मुझे देखकर। तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है दी, आप जल्दी आ जाना, मैं नीचे जा रही हूँ। भारती रूपा को बताकर नीचे चली जाती है और रूपा बाथरूम में जाकर अपना मुंह धोती है और अपने आप को थोड़ा ठीक करती है, पर फिर भी उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे होते। वो जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए नीचे आती है और जाकर आदि के गले लग जाती है। जब वो आदि के गले लगती है तो आदि को पहले जैसी फीलिंग नहीं आती। वो रूपा से पूछता है, क्या बात है, आप ठीक तो हो ना? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, आप हमसे झूठ कह रही हैं। हमको महसूस हो रहा है कि आप कुछ छुपा रही है हमसे। आदि के ऐसे सवालों से और उसके बर्ताव से रूपा परेशान हो जाती है, पर वो सच में नहीं बता सकती तो वो उसे यकीन दिलाते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है जान, वो बस मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है ना, इसलिए ऐसा लग रहा होगा आपको। तो आपने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, हमें चलना चाहिए, चलिए। रूपा उसे मना नहीं कर पाती। आदि रूपा को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वो दोनों जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो उनका फैमिली डॉक्टर होता है। वो पहले से किसी और पेशेंट को देख रहा होता है। आदि और रूपा थोड़ी देर उनका वेट करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर वार्ड से बाहर आते हैं तो आदि उनके पास जाता है और उनसे बोलता है, हेलो डॉक्टर। अरे आप यहाँ कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? जी डॉक्टर साहब, हम तो बिल्कुल ठीक है। वो हमारी होने वाली पत्नी, उनकी तबीयत खराब है, थोड़ा आप देख के बता दीजिए कि क्या हुआ है। अच्छा, आप बस 2 मिनट बैठिए। दरअसल एक इमरजेंसी केस आया हुआ है। एक्चुअली पेशेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। ओह, हमें बुरा लगा ये जानकर। वो ठीक तो है ना? अभी कुछ कह नहीं सकते, खून बहुत ज्यादा बह चुका है। वो कौन है? हमारा मतलब है कि कोई आदमी है या औरत है? लड़का है, 26 साल का है करीब। अरे उसका नाम क्या था? हाँ याद आया, देवेन नाम है उसका। अपनी नस काट ली थी उसने। वो तो अच्छा हुआ कि उसका दोस्त उसे जल्दी यहाँ लेकर आ गया, वरना उसको बचा पाना मुश्किल हो जाता। क्या हो गया आजकल के लोगों को, छोटी छोटी बातों पे जान देने को उतारू हो जाते हैं। बात छोटी नहीं थी, उससे कोई लड़की प्यार करती थी, लेकिन शादी वो किसी और से कर रही है। बस यही बात वो सहन नहीं कर पाया। रूपा डॉक्टर की बातें सुनकर खुद को संभाल नहीं पाती और वहाँ से भागी चली जाती है और सीधे क्लिनिक से बाहर आ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसके पीछे पीछे आदि भी वहाँ आ जाता है। क्या हुआ रूपा, आप बाहर क्यों आ गई और रो क्यों रही हैं आप? सुनिए जी, हम घर चलते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, हम चलते हैं। वो दोनों चल ही रहे होते हैं कि तभी सामने से आदि का दोस्त सचिन आ जाता है। उसे देखकर रूपा घबरा जाती है और अपने आप को आदि के पीछे छुपाने की कोशिश करने लगती है, पर फिर भी सचिन रूपा को देख ही लेता है और उसके पास आकर उससे पूछता है, रूपा तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप लोग एक दूसरे को जानते हो? नहीं, वो बस हम 1-2 बार ही सेमिनार पर मिले थे, तो वहीं से थोड़ी जान पहचान होगी हमारी, बस और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये बात है। वो मैं कह रहा था कि अगर तुम कुछ देर के लिए फ्री हो तो मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ, बोलो। यहाँ नहीं, तुम मेरे साथ साइड में आ सकती हो? ऐसी कौन सी बात करनी है आपको जो आप हमारे सामने नहीं कर सकती? वो क्या है ना, इन्हें शर्म आती है किसी अजनबी के सामने बात करने में, इसलिए मुझे साइड में चलने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, आप जाइए, लेकिन हाँ जल्दी आना। बस 2 मिनट की बात है। सचिन रूपा को एक कोने में ले जाता है और उससे पूछता है, ये सब तुमने क्यों किया? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? आज मेरा दोस्त सिर्फ तुम्हारी वजह से मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो सचिन, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मेरे सामने हाथ जोड़ने से क्या होगा? जो होना था वो तो हो चुका है। मेरा दोस्त तो मर रहा है ना। तुम जाओ, अपने होने वाले पति के साथ खुश रहो। ऐसा कहकर सचिन वहाँ से चला जाता है और रूपा वहीं खड़ी रोती रह जाती है।
आदि उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वो जब वापस नहीं आती तो खुद ही उसके पास चला जाता है और एक बार फिर उसे रोते हुए देख लेता है। आदि रूपा से बोलता है, आप हमें सब कुछ सच सच बताओगी या नहीं बताओगी? अरे हम सुबह से आपको देख रहे हैं, आप बदली बदली सी लग रही हो आज। वो मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। ये क्या कह रही हैं आप? आप हमसे शादी नहीं कर सकती? प्यार नहीं करती आप हमसे? इसका मतलब आप उनसे प्यार करती है और वो आपसे। फिर ये सब क्यों किया आपने? शादी वादी, ये ड्रामा, ये सब क्यों? आपको पता है आपने अपने साथ साथ कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। देखिए, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, बस इतना समझ लीजिए कि अब मैं आपसे प्यार नहीं करती। प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या कहा आपने? आप हमसे प्यार नहीं करती तो क्यों शादी करी थी हमसे? और देवेन से प्यार करती हैं तो उससे शादी क्यों नहीं की आपने? ऐसी कौन सी मजबूरी थी आपकी जो आपने इतना कुछ कर दिया? आपको पता भी है आपने अपने साथ साथ कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आप जैसे लोगों के कारण ही लोग प्यार करने से डरते हैं। पहले प्यार करो, उसके बाद उन्हें छोड़ दो। यही आता है ना आप जैसे लोगों को। अभी भी वक्त है, जाइए देवेन के पास और माफी मांग लीजिए। क्या पता वो आपको अपना ले, क्योंकि अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा आप। प्लीज मुझे माफ कर दो। बस मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है और अभी भी वक्त है आपके पास। देवेन के पास चली जाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप सब कुछ खो बैठे। रूपा ऐसा बोलकर आदि को वहीं छोड़कर देवेन के पास चली जाती है। देवेन अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। रूपा जैसे ही वार्ड में उसके पास जाती है तो देवेन की नजरें रूपा पर पड़ती हैं। वो खुद को संभाल नहीं पाता और उससे मिलने के लिए उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। जैसे ही वो नीचे गिरता है तो वो अपना दम तोड़ देता है। विमला बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उसके पास पहनने को ढंग के कपड़े तक नहीं थे। विमला शहर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी 16 साल की बेटी सोनू के साथ रहती थी और लोगों के घरों में काम करके बहुत मुश्किलों से अपने बेटे को स्कूल भेजती थी। उसकी गरीबी के चलते बहुत बार सोनू बिना कुछ खाए सो जाता था, लेकिन विमला बेचारी करती भी क्या। उसकी हालत ही नहीं थी कि वो अपने बेटे को बाकी बच्चों की तरह पाल पोस सके। ऐसे ही एक दिन सोनू स्कूल से थका हारा घर आता है और घर आते ही खाना खाने के लिए रसोई में जाता है, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिलता और वो भूखे पेट कहता है, क्या करूं, भूख तो इतनी ज्यादा लगी है और खाने को तो कुछ है ही नहीं। आज सुबह भी खाना नहीं खाया था, पता नहीं माँ भी कब तक आएंगी। घर में तो कुछ बनाने को भी नहीं है जो मैं बना लूं। भूख भी बर्दाश्त नहीं हो रही। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, क्या पता कुछ तो मिल ही जाए। इतना बोलकर सोनू रसोई में इधर उधर कुछ खाने को देखता है, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता और ऐसे ही बिना कुछ खाए वो पढ़ने बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद विमला काम करके घर वापस आती है तो वो सोनू को देखकर कहती है, अरे मेरा राजा बेटा पढ़ाई कर रहा है। क्या है माँ, भूखे पेट तो पढ़ाई भी नहीं होती और मैंने तो आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। आप तो काम पर चली जाती हो और वहाँ तो कुछ खा ही लेती होंगी, मैं यहाँ भूखे रहता हूँ। नहीं बेटा, तू भूखा रहेगा तो वैसे भी कुछ नहीं खा सकती मैं। तू ऐसे क्यों बोल रहा है? मैं समझ रही हूँ, लेकिन तू भी तो समझना, हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ, हालत अच्छे नहीं है तो क्या भूखे ही रहूँ? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भूख लग रही है और आप जल्दी से कुछ खाने के लिए बना दो। ठीक है, मैं अभी तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। विमला सोनू के लिए जल्दी से एक चूल्हे पर खाना बनाने लगती है, लेकिन उसे चूल्हा जलाने में काफी समय लगता है। इतने में सोनू को भूख बर्दाश्त नहीं होती और वो बोलने लगता है, पता नहीं कैसी रसोई है, आजकल तो लोगों के पास बिजली वाला चूल्हा भी है, लेकिन हमारे घर की रसोई में तो गैस सिलेंडर वाला चूल्हा भी नहीं है। आप इसी में ही बनाते रह जाओगी और यहाँ मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ बेटा, बहुत लोग होते हैं जिनके पास सब होते हुए भी वो चूल्हे पर ही बनाते हैं। हाँ तो उनके पास होता है सब, तो भी वो अपनी मर्जी से बना रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ है क्या जो हम अपनी मर्जी चला सकें? अभी तक तो तुझे बहुत भूख लगी थी और अब यहाँ तू सुना रहा है। अरे थोड़ा समय तो दे, मैं बना तो रही हूँ, बन जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है। विमला सोनू के लिए जल्दी से जल्दी एक मुट्ठी दाल और थोड़े से चावल बना देती है और दाल चावल ले जाकर सोनू को देती है। सोनू जैसे ही दाल चावल खाता है तुरंत मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे खाना खाना था और आपने तो दाल के नाम पर पानी पानी ही दे दिया है। आपकी रसोई में क्या पानी ही था जो आपने उबाल कर दिया है मुझे? बेटा जो भी है मैंने तेरे लिए बना दिया है, अब तो बिना मुंह बनाए ये खा ले। मैं पक्का कल तुझे पनीर बना दूंगी।
आपने बोल दिया और मैंने पनीर खा लिया। आपको भी पता है हमारी औकात पानी वाली दाल खाने की है और आप मुझे कल पनीर खिलाओगी। अब ये बोल दिया है तो ये भी बता दो कि कहाँ से लाओगी कल। कल की कल देखी जाएगी, अभी जो तेरे पास है वो खा ना। हाँ ठीक है, लेकिन आपका खाना कहाँ है? आप भी तो बैठो ना। नहीं, तू खा ले, मैं बाद में खा लूंगी। इतना बोलकर विमला खुद खाना ना खाकर सोनू को खाना खिला देती है और इसी तरह दिन बीतते हैं। अगले दिन सोनू जब स्कूल से घर वापस आता है तो विमला परेशान होकर खुद से बातें कर रही थी और वो कहती है, मुझे तो काम से भी निकाल दिया है, अब मैं कहाँ से सोनू के लिए खाना लाऊंगी? उसकी पढ़ाई का भी इतना खर्चा है और रसोई भी पूरी खाली पड़ी है। भगवान कोई तो रास्ता दिखाओ। सोनू विमला की सारी बातें सुन लेता है और सारी बातें सुनने के बाद सोनू भी विमला की परेशानी समझते हुए कहता है, माँ आज मुझे भूख नहीं है। आज स्कूल में ही मैंने अपने दोस्तों के साथ खाना खा लिया था। तुझे मना किया है ना मैंने किसी का खाना नहीं खाते, फिर तूने क्यों खाया? माँ आज एक दोस्त का जन्मदिन था तो उसने सबको खिलाया था तो मैंने भी वही खा लिया था, इसीलिए मेरा पेट भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन रुक तो यहीं, मैं रसोई में देखती हूँ, कुछ होगा तो बना कर लाती हूँ, तो खा लियो, ठीक है ना? दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी विमला के गेट पर एक बड़ी सी गाड़ी रुकती है और उसमें से एक विक्की नाम का अमीर आदमी अपनी बीवी शालिनी के साथ उतरता है और विमला के पास आकर कहता है, हम रास्ता भटक गए हैं और अब हमारे पास पानी भी नहीं है पीने के लिए। आप हमारी कुछ मदद कर सकती हैं? हमें बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। हम यहाँ तक आए तो देखा आपका घर है, इसीलिए हम आपके पास आ गए। प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। जी बिल्कुल, आइए ना, आप बैठिए, मैं अभी आप दोनों के लिए पानी लेकर आती हूँ। विमला दोनों के लिए पानी लेकर आती है और दोनों पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं और शालिनी विमला से कहती है, आपका बहुत शुक्रिया। वो दरअसल हम पिकनिक के लिए निकले थे तो हमें यहाँ का एरिया बहुत अच्छा लगा था, तो हम चलते चलते यहाँ आ गए और रास्ता भूल गए। हमारे पास खाने को तो काफी कुछ था लेकिन पीने को एक बूंद पानी नहीं था, लेकिन आपने हमारी प्यास बुझा दी। हाँ, और हमें ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। हम यहाँ एक फार्म हाउस खरीदना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे इस फार्म हाउस की देखरेख आप करें। लेकिन मैं कैसे? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, फिर कैसे मैं आपका फार्म हाउस संभाल सकती हूँ? हम दोनों जब यहाँ अपनी कार से उतरे थे तो हमने आप दोनों की बातें सुन ली थी और हमें लगा कि हमें आपसे मदद नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा प्यास लगी थी कि हमें मदद मांगनी ही पड़ी। और हाँ, जब हमने आपकी बात सुनी और आपसे मदद मांगी तो आपने अपनी गरीबी का रोना ना गाकर हमारी मदद की, तो हमें आपकी नीयत का पता चल गया और हम आपको यही बोलना चाहते हैं। माँ, आपकी रसोई में खाने को कुछ नहीं था ना, भगवान आपको खुद रास्ता दिखाने आ गए अपनी रसोई को भरने के लिए। इनकी बात मान लो। हाँ, और हमारे फार्म हाउस की देखभाल के साथ साथ आप वहीं रहोगी और देखभाल करने के बाद आपको उसकी तनख्वाह भी दी जाएगी। और मेरी आपसे विनती है, आप मना मत करना। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन अभी तो आप बस सोच रहे हैं और पता नहीं कब खरीदोगे। जब आपका फार्म हाउस आप खरीद लोगे तब आप बोलते तो समझ भी आता। अभी तक तो खरीदा भी नहीं है और अभी से आप बोल रहे हो। देखिए, यहाँ तो हम खरीदेंगे ही, लेकिन यहाँ थोड़ी दूरी पर हमारा एक फार्म हाउस खाली पड़ा है। आप उसकी जिम्मेदारी ले लो, क्योंकि अब भी हम वहाँ आते हैं तो वो गंदा ही मिलता है। आप रहेंगी तो कम से कम तसल्ली रहेगी। जी ठीक है, मैं आपके फार्म हाउस की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। माँ, अब आप फार्म हाउस संभालोगी तो हमारे पास ज्यादा पैसे आएंगे और अब तो फिर मैं भी और बच्चों की तरह खाना लेकर जा सकता हूँ ना, और घर पर भी आकर खाऊंगा। हाँ बेटा, अब इस गरीब माँ की रसोई पहले की तरह खाली नहीं होगी। अब तेरी मनपसंद की सभी चीजें बना सकती हूँ। विक्की और शालिनी विमला को अपने फार्म हाउस की जिम्मेदारी देते हैं और उसे संभालने के कहते हैं और विमला को खर्चे के लिए कुछ पैसे भी देते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें फार्म हाउस वो दिखा के चले जाते हैं। विमला भी बहुत मन लगाकर जिम्मेदारी निभाती है और फिर उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक होने लगता है। अब वो अपने बेटे को ढंग का खाना खिला सकती थी और वो अब कभी भी रसोई को देखकर उदास नहीं होती, क्योंकि अब उसके हालात पहले से बहुत सुधर गए थे और दोनों माँ बेटे खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।